नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। भारत प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश है। यहाँ का किसान विश्व में सबसे अधिक परिश्रमी माना जाता है, जो अन्न पैदा कर सभी वर्गों की सेवा कर रहा है। मगर सबको भोजन खिलाने वाला किसान आज खेती बाड़ी के नवीन जानकारी के अभाव के कारण स्वयं भूखा रहता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां लेकर हर रोज सुबह आपसे मिलने के लिए आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आज के समय की पुकार है जैविक खेती। समय पर गाजर की खुदाई करके ले अधिक लाभ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और कृषकों की मुख्य आय का साधन खेती है। हरित क्रांति के समय से ही खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया गया, जिनका सेवन करने से मिट्टी और मानव सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और लोग घातक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुए किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है। इस बारे में तकनीकी जानकारी दे रहे हैं कृषि अधिकारी भागीरथ मल यादव। 95% भारतीय आबादी के कैंसर केवल दवाइयों की सब्जियों में जहर ही दे रहे हैं। तो हमारा जोर ये है कि एक किसान जैविक अपनाएगा तो देखा देखी करता है किसान, और उसका मार्केट में उसको मूल्य भी उचित मिल जाता है और वो ज़्यादा दिन तक, जैसे महाराष्ट्र जाने में इसको सब्जी को 5 दिन लगे तो खराब नहीं होगी। जैविक खेती देशी खेती का आधुनिक तरीका है, जहां प्रकृति एवं पर्यावरण को संतुलित रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद, कीटनाशकों का उपयोग नहीं कर खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिजों के द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। फसल को प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीटों, जीवाणुओं और जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीटों और बीमारियों से बचाया जाता है। इसके लिए किसान अपने स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से जैविक खेती कर सकते हैं और फसल की गुणवत्ता युक्त अच्छी पैदावार ले सकेंगे। जड़गांठ रोग आता है, उसके लिए 2 किलो तंबाकू ले ले, कैसी भी सूखी तंबाकू, उसमें 2 किलो गुड़ डाल ले और उसको गौमूत्र के अंदर सड़ा दे और बाकी पानी डाल दे, गाय की छाछ डाल दे। लेकिन गौमूत्र जरूरी है, गौमूत्र तो जितना ज़्यादा ले सके डाल सकता है वो। और उसको है जो ड्रिप के द्वारा उन पौधों में सप्लाई कर दे छान करके, तो उससे जड़गांठ खत्म हो जाएगी। तंबाकू रामबाण दवाई है जड़गांठ की, चाहे वो कोई सी भी फसल हो। जैविक खेती करने के लिए जो किसान भाई अपने स्तर पर जीवामृत बनाना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार है। देशी गाय का 10 किलो गोबर, देशी गाय का 10 लीटर गौमूत्र, पुराना गुड़ 1.5 किलो, दाल का आटा 1 किलो, पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी 1 किलो, पानी 200 लीटर मिलाकर बनाते हैं। इस तरह से तैयार किया गया 200 लीटर जीवामृत 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त होता है। दूसरा निवेदन ये करना चाहता हूँ इनसे कि ऊपर कीड़े मच्छर आते हैं अड़के, तो उनके लिए वो किसान है जो 250 ग्राम लहसुन को लेकर के बारीक पीसे किसी भी सिल पे, और बारीक पीस करके फिर उसको गौमूत्र में मिला के और 5 दिन तक सड़ा करके और फिर छान करके उसका स्प्रे कर दे तो कीड़े मच्छर खत्म हो जाएंगे। दवा डालने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी किसान को। और भी खतरनाक बनाना है उसको ज़्यादा, तो उसमें 100 ग्राम पिसी हुई मिर्च भी मिला सकता है। तो ये पूर्ण जैविक हो जाएगा, पैसा भी बचेगा और हमारे बीमारियों से भी बचाव हो जाएगा और उसको मार्केट मूल्य अधिक मिलेगा और संपन्न किसान हो जाएगा और उसकी मार्केट में वैल्यूएशन ज़्यादा मिलेगी, उसको चमक दमक भी रहेगी, उस फल के नहीं खराब होगा कभी भी। जैविक खेती के फायदे हैं अनेक, जो इस प्रकार से है। जैविक खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। इस पद्धति से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। फसल अवशेषों को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। उत्तम गुणवत्ता की पैदावार मिलती है, तो वही जैविक उत्पाद अधिक मूल्य पर बिकते हैं। जैविक तरीके से खेती करने पर कम लागत आती है और मुनाफा ज्यादा होता है। तो मेरा तो पूर्ण जोर ये है कि जैविक खेती ही करे हर आदमी, अपने परिवार के लिए तो करे। कम से कम वो जस के 1 हेक्टर जमीन है तो आधे हेक्टर में जैविक सरसों गेहूं कर ले, जो अपना परिवार तो पाले।
तो ये पॉइजन से बचेंगे। दुनिया में जो फैल रहा है रोग हमारा कैंसर, 95% आबादी के पंजाब में से जो गंगानगर ट्रेन आती है उसका कैंसर ट्रेन नाम निकाल दिया। तो अब पंजाब वाले किसान भी हमारे राजस्थान से 2 साल से गेहूँ खरीद के ले जा रहे हैं, वहाँ का खुद का गेहूँ नहीं खा रहे हूँ। तो मैं तो ये कहता हूँ जैविक अपनाओ, ड्रिप लगाओ, पानी बचाओ और उपज बढ़ाओ और किसान को आगे बढ़ाओ। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में अब गाजर की खुदाई चल रही है और अक्सर देखने में आता है कि किसान गाजर की खुदाई के समय जल्दबाजी कर देते हैं, जिससे जड़ें कट जाती है और खुदाई के बाद सीधे बाजार में भेज देते हैं। ऐसे में किसानों को गाजर का बहुत कम मूल्य ही मिल पाता है। तो किसान कैसे लें गाजर से अधिक बाजार मूल्य, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर एस.के. शर्मा। सभी किसान भाइयों को राम राम। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस समय गाजर उखाड़ने का समय हमारा आ चुका है। गाजर का उपयोग सब्जी, सलाद, अचार, मुरब्बा, जूस और हलवा बनाने में किया जाता है। गाजर का हलवा लोगों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जाने वाला व्यंजन बन चुका है। गाजर लाल रंग के अलावा पीले और हल्के काले रंग में भी पाई जाती है। गाजर के अंदर कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं, जिनमें विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, जी और के शामिल है, लेकिन विटामिन ए इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। गाजर का उपयोग दवाइयों में भी किया जाता है। गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन नामक तत्व पाया जाता है, जो कि कैंसर रोग के नियंत्रण के काम आता है। गाजर के इस्तेमाल से आंखों की रोशनी और पाचन संबंधित रोगों से छुटकारा मिलता है। किसान भाइयों, गाजर की फसल 3 से 4 महीने में तैयार हो जाती है। गाजर की खुदाई उस समय करें जब फसल पूरी तरह से तैयार हो जाए। गाजर की खुदाई करने से पहले खेत में पानी देकर नमी बना दें, जिससे गाजर को आसानी से जमीन से निकाला जा सके। गाजर की खुदाई समय पर करनी चाहिए और खुदाई के समय इस बात का ध्यान रखें कि जड़ें कटे नहीं। इसके लिए सावधानी पूर्वक खुदाई करें। सबसे पहली बात तो है कि गाजर उखाड़ने से पहले आपको एक सिंचाई अवश्य उसके अंदर कर लें, ताकि वो आराम से आप उसको उखाड़ सकें। क्योंकि अगर सूखी ज़मीन में उखाड़ने का प्रयास करेंगे तो गाजर टूटेगी। उखाड़ने के बाद में उनको अच्छे तरीके से धुलाई के लिए, चाहे आप ड्रम के हिसाब से या कोई इक्विपमेंट अगर आपके पास में है कि जिससे उनकी धुलाई करके आप उनको ग्रेडिंग कर सकते हैं, तो उनको अच्छे तरीके से आप धुलाई करके और साफ़ करके रख लीजिए। धुलाई करने के बाद में गाजर की आपको ग्रेडिंग करनी अत्यधिक आवश्यक होती है। देखिए, ग्रेडिंग से 2 फायदे होते हैं। एक तो ये है कि अगर ग्रेडिंग हमने नहीं की है और मोटी, छोटी, कटी फटी सारी गाजर अगर एक साथ एक ही उसमें डाल करके अगर आप बेचने जाएंगे तो आपको एक एवरेज पैसा मिलेगा। और ये है कि अगर मान लीजिए मार्केट की अच्छी गाजर की क्वालिटी की 25 रुपये की रेट चल रही है और आप मिक्स करके लेंगे तो हो सकता है आपको 15 रुपये मिले। जबकि उसी के अंदर से अगर आपने ग्रेडिंग कर ली और अच्छी साइज़ की, बड़ी साइज़ की, लंबी और जो ठीक ठाक साइज़ की अगर गाजरें हैं उनका अलग ग्रेड कर दिया, वो 25 रुपये के हिसाब से बिक गई। जो थोड़ी मोटी हैं या कटी फटी हैं उनको अलग कर दिया, जो थोड़ी छोटी है उनको अलग कर दिया। क्योंकि आज कस्टमर, उपभोक्ता की भी हर चीज़ की अलग अलग आवश्यकता है। सलाद के पर्पज़ से वो अलग तरीके की गाजर खरीदना चाहता है, सब्जी के हिसाब से वो अलग तरीके की गाजर खरीदेगा, गाजर का हलवा बनाने के लिए वो अलग तरीके की गाजर खरीदेगा। तो यदि आप इस तरीके से उनकी ग्रेडिंग करके, साफ सफाई करके, क्योंकि अगर आप मिट्टी में सनी हुई गाजर लेके जाएंगे तो निश्चित मान के चलिए आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। गाजर को खुदाई के बाद साफ पानी से धुलाई करें। इसके बाद 3 श्रेणियों में बांटकर ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग के समय कटे फटे, टूटे, विकृत गाजर को निकाल देना चाहिए। तीनों श्रेणियों में ग्रेडिंग करने के बाद उसे अलग अलग कैरेट, बोरों में पैकिंग करके बाजार में बेचने के लिए भेजना चाहिए। ऐसा करने से गाजर का अधिक मूल्य मिलेगा।
मेरा कहने का इतना ही तात्पर्य है कि सभी किसान भाइयों से ये अपील है कि आप सभी लोग अपनी गाजर को उखाड़ने के बाद अच्छे तरीके से साफ सफाई करें, सुखाएं, उसके बाद उसको ग्रेडिंग करके और अलग अलग कैरेट में डाल करके अलग अलग उसको मार्केट के अंदर निकालिए। आपका निश्चित रूप से मुनाफा ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो इसी तरीके से अगर गाजर को आप गाजर की खेती कर रहे हैं और इस तरीके से ग्रेडिंग करके अगर मार्केट में भेजते हैं तो आपको फायदा होगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जोत का आकार छोटा होता जा रहा है। ऐसे में अपनी जीविका को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी हो जाता है कि किसान खेती के साथ साथ कृषि सह व्यवसायों को अपनाएं, जिनमें खरगोश पालन काफी मुनाफा देने वाला व्यवसाय साबित हो सकता है। बस जरूरत है इनकी उन्नत नस्लों का पालन कर इनकी सही देखरेख की जाए। तो चलिए इसी पर जानकारी लेते हैं डॉक्टर पंकज सेठ से। खरगोश पालन के लिए मुख्य रूप से उसका नस्ल का चुनाव करने में ध्यान देना चाहिए। जैसा कि ऊन उत्पादन के लिए खरगोश का नस्ल है अंगोरा, जो सफ़ेद रंग का होता है और इसका जो रोआ होता है, ऊन होता है, ये रेशम की जैसा होता है। साल में लगभग 250 ग्राम से 1 किलो तक ऊन उत्पादन किया जा सकता है इस नस्ल से। इसका वजन 2.5 किलो से 3.5 किलो तक का होता है। उसी तरह से अगर मांस का उत्पादन के लिए अगर ध्यान दें तो मांस उत्पादन के लिए सोवियत चिंचिला है, ग्रे जाइंट है, न्यूजीलैंड वाइट है, इस तरह का नस्ल को हम लोग मांस उत्पादन के लिए रखते हैं। खरगोश की नस्ल की बात करें तो उनमें प्रमुख नस्लें हैं ब्रिटिश अंगोरा, जर्मन अंगोरा, संकर अंगोरा, रशियन अंगोरा, न्यूजीलैंड वाइट, ग्रे जॉइंट, ब्लैक जॉइंट आदि प्रमुख हैं। इसके साथ ही अगर हम लोग देखें कि जो मनोरंजन के लिए जो रखते हैं खरगोश को, उसमें हावना है, इंग्लिश स्पॉटेड है, न्यूजीलैंड वाइट है, इसको हम लोग मनोरंजन के लिए रखते हैं। मांस उत्पादन में इसका जो वज़न होता है 3.5 किलो का वज़न में 2 किलो तक का हम लोग इसमें मांस उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही इसका जो चमड़ा है, रोएदार चमड़ा होता है, उसमें बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए टोपी और जैकेट इसमें आदि बनाया जाता है, जो कि बहुत ही कीमती होता है। एक मादा 30 दिन में 12 बच्चे तक दे देती है। ये क्रम 5 वर्ष तक चलता रहता है। खरगोश का पालन घर के पिछवाड़े, छत या फिर पार्क में आराम से किया जा सकता है। खरगोश को जालीनुमा फ्रेम बॉडी में रख सकते हैं और इसके पालन के लिए ऐसी जगह का चुनाव करें जहां हवा का आवागमन हो। गर्मियों में अधिक से अधिक 38 डिग्री तक तापमान जाता हो, क्योंकि ये अधिक गर्मी सहन नहीं कर सकते, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। खरगोश पालन में निवास स्थान बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें खास करके खरगोशों को पिंजड़ा में रखते हैं। पिंजड़ा का आकार 18 इंच गुना 24 इंच गुना 12 इंच का होना चाहिए। इसको ज़मीन से 2 से 2.5 फीट के ऊपर रखना चाहिए, तख्ते पर रखना चाहिए, या तो फिर छायादार जो पेड़ है उस पेड़ पे भी हम लोग इसको 2 से 2.5 फीट के ऊपर में हम लोग टांग के रख सकते हैं। खरगोश को जमीन से 1 या 2 फीट की ऊंचाई पर रखना चाहिए, जिससे उनका मलमूत्र आसानी से नीचे गिर जाए और साफ सफाई करने में आसानी हो। इनको रोजाना स्वच्छ पानी पीने को दें। पिंजरों की साफ सफाई का ध्यान रखें।
खरगोश को बिल्ली तथा कुत्तों से बचाने के लिए विशेष इंतजाम करें। प्रजनन हेतु मादा का चुनाव अच्छा करना चाहिए और नर का भी चुनाव अच्छा करना चाहिए। प्रजनन के लिए एक ताकतवर, स्वस्थ और अच्छे नस्ल का चुनाव करना चाहिए। प्रजनन में देखिए 5 मादा में 1 नर का आवश्यक होता है। सामान्यतः 30 से 32 दिन का गर्भावस्था होता है खरगोशों में, और 2 से 1 सप्ताह पहले, बच्चा देने के 1 सप्ताह पहले मादा का जो पिंजड़ा में बच्चा का बॉक्स रख देना चाहिए, जिसमें कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो वो आसानी से उसमें रखा जा सकता है। जो बच्चा पैदा होने के बाद 7 से 8 दिन के बाद वो खाने योग्य हो जाती है और 2 सप्ताह के अंदर में ही माँ से अलग हो जाती है और अपना खाना शुरू कर सकता है। खरगोश एक तरह से शाकाहारी जानवर है, जंतु है, तो इसको हरी घास जो बाज़ार के बच जाते हैं सब्जी बाज़ार में, पत्ता गोभी है, साग है, इस सब को भी हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। किचन का जूठा है, उसको भी हम लोग इसका खाने में ला सकते हैं। लेकिन अच्छे तरीके से खरगोश पालन के लिए दाना मिश्रण का ज़रूरत पड़ेगा, जिसमें मकई 30 भाग होना चाहिए, आपका चोकर 50 से 55 भाग होना चाहिए, खल्ली 10 से 15 भाग होना चाहिए। इसमें मछली चूर्ण का भी अंश देना चाहिए। मछली चूर्ण कम से कम 5 से 3% तक देना चाहिए। इसके साथ खनिज लवण देना जरूरी होता है। खनिज लवण भी हम लोग 2% तक, हम लोग 2% तक दे सकते हैं। साथ ही इसमें नमक भी 1% मिलाना चाहिए, जिससे कि दाना मिश्रण अच्छा बन सके और संतुलित आहार खरगोश को मिल सके। चूँकि इसका बहुत तरह से उपयोग होता है, ऊन के रूप में उपयोग हो सकता है, शोध में प्रयोग होता है, मांस के लिए प्रयोग होता है, रोआ के लिए प्रयोग होता है। तो खरगोश पालन करके भी शिक्षित जो बेरोजगार युवक है स्वरोजगार अपना सकते हैं और इसका पालन करके साल में 3 से 4 लाख रुपया आसानी से कमा सकते हैं। चूँकि ये जो मादा है साल में 4 से 5 बार बच्चा पैदा करती है, इसका गर्भ अवस्था बहुत ही कम होता है, तो इसका प्रोडक्शन उत्पादन ज़्यादा ले सकते हैं और ये आसानी से घर बैठे किसी तरह का बहुत ज़्यादा मेहनत ना करते हुए कम लागत में, कम समय में अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मार्केटिंग बहुत ही आसान है और चूँकि ये शौक के तौर पर भी बहुत अच्छा होता है, मन खुश होता है, तो उसके हिसाब से भी इसको खरगोश पालन को हम लोग कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बसंतपुर, जिला भागलपुर के राकेश रंजन ने। आपने प्याज की फसल में रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आप देखते होंगे प्याज जब हम लगाते हैं तो उसमें बहुत उत्पादन करने में हमें बीज कितना महंगा मिलता है, पानी देते हैं और सब चीज़ें जैसे कि निकाई गुड़ाई रोपाई करते हैं, बीज उगाते हैं, तो इसके बावजूद हम देखते हैं बहुत अधिक उत्पादन लेने के लिए हमें जो है कुछ उत्पादन देते हैं। इसके बावजूद कुछ वातावरण में ऐसे हैं, कुछ ऐसे चीज़ हैं जो हमारे फसल को लिए वो दुश्मन है, जो हमें फसल उत्पादन में हानि पहुंचाते हैं। उसमें से एक आता है रोग। अपने राज्य में प्याज की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और जिन किसानों ने प्याज की फसल लगा रखी है उनकी फसल में मौसम परिवर्तन के चलते इस समय कई तरह के रोग और कीटों का प्रकोप हो सकता है और समय पर पहचान कर नियंत्रण करना जरूरी है। तो इसमें मुख्यतः प्याज में जो देखते हैं अभी फफूंद से जनित 2 रोग का महत्वपूर्ण ज़्यादा स्थान है। एक होता है पर्पल ब्लॉच, जिसको हम लोग बैंगनी तरह के धब्बे बोलते हैं। दूसरा होता है डाउनी मिल्ड्यू, जो कि हमारा जो यह जो 2 फंगस वाले रोग हैं। तो यहाँ अपने बिहार में ज़्यादा पर्पल ब्लॉच जो है भूरा चित्ती वाला धब्बा बहुत मिलता है देखने के लिए। इसमें क्या होता है, पर्पल ब्लॉच में देखते हैं कि वह धब्बा थोड़ा छोटा बिंदु नुमा होता है,
फिर एक क्या होता है, उस धब्बे के बीच में भूरा रंग का कलर होता है और उसके बाहर में एक लाइनिंग होता है उजला उजला का, जिसको हम लोग जोनेट बोलते हैं। लेकिन जब यही धब्बा एक दूसरे से मिल जाता है तो वह बड़ा धब्बा बन जाता है और यह धब्बा बहुत बड़ा होने के बाद आपस में झुलस जाता है। और जब यह मैच्योर होता है धब्बा तो देखेंगे काले काले जो हैं, काला काला उस पर बूंदा बूंदा बूंद बूंद जो हमारा वो उसका फंगस का स्पोर डेवलप हो जाता है। प्याज की फसल में इन रोगों द्वारा भारी नुकसान होता है, तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय रहते इनके नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं। तो हम लोग दवाई के रूप में बोलते हैं फफूंदनाशक में मैनकोजेब की चर्चा होती है। मैनकोजेब ऐसी दवा है कि वह आपको उपलब्ध हमेशा रहता है और उसको 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करते हैं। हम अनुशंसा करते हैं कि आप दोबारा छिड़काव 10 दिन से 15-20 दिन में करें। जो रोग है डॉनी मिल्ड्यू, वह क्या होता है कि जब भी पौधे पर देखेंगे उजला उजला हरा पत्ती था वो धीरे धीरे उजला हो जाता है। तो उजला मतलब क्या है, तो उसमें फफूंद है जो वह अपना स्पोर छोड़ा और यह जो रोग होता है हवा के द्वारा भी फैलता है। अगर कुछ रोग का लक्षण उजला उजला देखें धब्बा जैसा तो लगेगा कि कुछ आटा छिड़का हुआ पौधे पर है, तो उस अवस्था में आप इसी दवा का जो अभी पहले बताएं उसका उपयोग करेंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा। में देखें कुछ कुछ गाढ़ा खूब हरा होगा, कुछ ज़्यादा गाढ़ा होगा और किसी में देखेंगे फीका गाढ़ा होगा। तो इसका मतलब है, और दूसरा लक्षण क्या होता है, पौधे का पत्तियाँ टेढ़ा मेढ़ा हो जाती है और वो उसमें ग्रोथ रुक जाता है। तो यह वायरस वाली बात है, विषाणु वाली बात है, विषाणु रोग से यह आक्रांत होता है। तो यह विषाणु रोग फैलता कैसे है कि हमारे कीड़े मकोड़े जो हैं थ्रिप्स है, लाही है, यह थ्रिप्स और लाही रोग को फैला देता है। जो वाहक है रोग का उसके बचाव के लिए हमने आपको इमिडाक्लोपीड नाम करके एक दवा आता है, उसका 1 मिलीलीटर दवा 3 लीटर पानी में घोल करके फसल पर छिड़काव करेंगे और हम दोबारा छिड़काव इससे करते हैं, दोहराते हैं 10 से 15 दिन में। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18, बिहार झारखंड।